आज हमें शुरू करना है क्लास 10 का खंड खा केमिस्ट्री का आंसर पेपर सेट नंबर 824 एच। ये देखिए आपके सामने जो है आंसर पेपर विज्ञान का है। सभी बच्चे इसको निकाल लेंगे और इसमें जो आपका सेट संख्या दिया गया है 824 एच, यहाँ से आपका खंड खा विज्ञान का शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ बगल में मिल जाएगा और आप यहाँ से आंसर देखते रहिए। देखिए दिया है आपका उत्तर संख्या 5 का खा है आपका। दिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो यानी कि 5 का क्वेश्चन आपका किया गया है। पहला क्वेश्चन वो आपका है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला है आपका अम्ल यौन अम्लीय लवण में, दूसरा आपका है क्षार यौन क्षारीय लवण में, तीसरा है अम्ल यौन क्षार में और चौथा आपका है अम्ल यौन जल में। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन आपका होगा, अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार, ये आपका क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो दूसरा आपका क्वेश्चन है देखेंगे। क्वेश्चन आता है 5 का खा का जो क्वेश्चन है दूसरा वो है धावन सोडा की प्रकृति होती है। तो जो धावन सोडा की प्रकृति होती है, ऑप्शन नंबर पहला अम्लीय, दूसरा आपका है क्षारीय और जो तीसरा आपका है उदासीन और चौथा है कोई। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर है वो दूसरा होगा, आपका है जो है क्षारीय। इसी क्रम में आपका जो क्वेश्चन अगला है दिया है, देखेंगे 5 का घ। तो उत्तर संख्या जो 5 का आपका घ होगा। क्वेश्चन में आपका दिया है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनोन में क्रियात्मक जो समूह है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है OH, दूसरा है आपका CHO, तीसरा आपका है CO और चौथा ऑप्शन है आपका COOH। तो जिसमें से आपका ये है एल्कोहल, ये है आपका एल्डिहाइड, ये आपका है कीटोन और ये है आपका कार्बोक्सिल। तो इसमें से पूछा है कि ब्यूटेनोन कौन सा है, तो ये वाले ऑप्शन होंगे ब्यूटेनोन। तो इसमें आपका तीसरा हो जाएगा ऑप्शन ये ब्यूटेनोन। फिर अगला दिया है क्वेश्चन आपका दिया है 6 का खा कि निम्न में से अम्ल एवं क्षारक की पहचान करनी है और आपको कारण भी बताना है। तो इसमें दिया है आपका जैसे दिया है NH3 व H2S। कह रहा कि इन दोनों में से आपको पहचान करना है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो इसमें से अम्ल कौन सा और क्षार कौन सा, ये पहचान करना है और ये बताना कि आखिर क्यों ऐसा है। तो इसमें से हम देखेंगे तो आपका है ये उत्तर संख्या 6 का। तो 6 का है आपका, ये पहला है और ये दूसरा है। इन दोनों में हमें बताना है कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो इसमें से हमारा जो है ये हमारा अम्ल होगा और ये हमारा क्षार होगा। ये क्षार है और ये अम्ल है। कैसे देखते हैं, जैसे NH3 ये हमारा क्षार है और ये जो H2S है ये हमारा अम्ल है। कैसे, क्योंकि पता है ये जो है H2S जलीय विलयन में ये हाइड्रोजन के धन आयन देते हैं, तो ये अम्ल हुए। बाकी जो ये दिया गया है NH3 अमोनिया है, अगर ये जो है ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं ये। तो ये जो आपका है H2S, ये हाइड्रोजन के धनायन देते, ये आपके अम्ल हो गए
बाकी जो अमोनिया है जलीय विलयन में आपका अल्ट्रा ऑक्साइड देता है, ये आपका हो गया क्षार। यानी ये जो क्वेश्चन था कि इन दोनों में आपको पहचान करना था कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, तो ये अम्ल क्षार की पहचान हो गई और ये क्यों है, तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद देखो दिया है अगला क्वेश्चन है 6 का खा। 6 के खा में आप क्वेश्चन देखेंगे विकर्ण संबंध को आपको जो है उदाहरण से समझाना है। तो आपका जो विकर्ण संबंध है तो देखिए दिया है उत्तर नंबर आपका हो जाएगा 6 का खा। क्या विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध। तो देखिए विकर्ण संबंध क्या होते हैं, आपका अगला जो है ये विकर्ण संबंध क्या है, तो बता रहा कि देखिए जो आपके द्वितीय अर्थात सेकंड आवर्त, जैसे ये है सेकंड और ये है थर्ड, तो कुछ जो द्वितीय आवर्त के तत्व होते हैं वो तृतीय आवर्तों से जो है कुछ अभिमुख संबंध रखते हैं, इन्हीं को हम विकर्णी संबंध कहते हैं। जैसे आप देखेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, तो ये आपका है, यहाँ है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका। तो लिथियम मैग्नीशियम से ये इससे यानी कि द्वितीय आवर्त के कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो तृतीय आवर्त के अभिमुख संबंध रखते हैं, वही आपके विकर्ण या विकर्णी संबंध कहलाते हैं। जैसे लिथियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से, बोरान सिलिकॉन से विकर्णी संबंध रखता है। तो ये आंसर आपका हो गया 6 के खा। अगला इसी क्रम में क्वेश्चन आपका दिया गया है संचारण को उदाहरण से समझाइए। तो संचारण को उदाहरण से समझाइए, देखिए दिया आपका है उत्तर संख्या 6 का संचारण। संचारण क्या है, देखिए अगला है आपका दिया है कि जो है 6 का है संचारण को उदाहरण से समझाइए। तो आंसर आपका हो जाएगा 6 का संचारण। अब इसमें आप लिखेंगे, बताया भी गया होगा कि देखिए कुछ धातुओं को खुला हवा में छोड़ देने पर उनकी सतह पर हल्की भूरी परत चढ़ जाती है या जम जाती है, इसे ही संचारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना। देखिए जो संचारण है बताया गया कि जैसे कुछ ऐसी भी धातुएं होती हैं, अगर इनको खुले हवा में छोड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे जो इनकी सतह होती है उस पर हल्की भूरी जो है परत जो है चढ़ जाती है या जम जाती है, इसी को हम कहते हैं संचारण। ठीक है, जैसे लोहे में जंग लगना। यदि हम लोहे को क्या करते हैं, अगर खुले हवा में छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे इसकी परत पर जो है इसकी सतह पर एक भूरी परत चढ़ जाती है, इसको हम संचारण कहते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आपका है, देखिए दिया गया है 7 का है विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी देखिए किस आधार पर बनाई गई है, इसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 6 का 7, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7 का कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है। तो जो अगर देखा जाए तो विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है, तो इसमें देखेंगे इस श्रेणी में तत्वों
के सक्रियता के घटते क्रम में रखा गया है। सक्रियता के घटते क्रम में रखा गया है। और अगर देखना चाहें तो एक और भी है कि इस श्रेणी में तत्वों के बढ़ते मानक अपचयन विभव के क्रम में रखा गया है। ये क्वेश्चन है आपका कि जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में किस आधार पर बनाई गई है। तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी आपकी है किस आधार पर बनाई गई है कि इस श्रेणी में जो तत्व हैं उनके तत्वों की जो सक्रियता है वो घटते क्रम में रखा गया है, और इस श्रेणी में तत्वों के बढ़ते मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में भी रखा गया है। तो ये आपको इस आधार पर रखा गया। इसी में और भी क्वेश्चन जोड़ा गया है कि इस श्रेणी की किन्हीं दो उपयोगिता को भी लिखना है। तो इसकी जो दो उपयोगिता होगी, इसकी उपयोगिता होगी, पहला उपयोगिता ये होगा कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी हाइड्रोजन से ऊपर तत्व स्थित हैं वो अधिक क्रियाशील होंगे, और अधिक क्रियाशील तत्व ही कम क्रियाशील धातु के विलयन में उसको विस्थापित कर देता। पहला ये हो गया। दूसरा इसका ये है कि जो तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित है वह कम क्रियाशील होता है, और कम क्रियाशील तत्व जो है अधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित नहीं कर पाता। ये इस श्रेणी की जो है दो उपयोगिता हो गई। अगला देखो दिया गया है, अगला आपका है 7 का ख, कह रहा मिशन कह रहा कि मिशन क्या है, साबुन के स्वाच्छीकरण की क्रिया इसकी भूमिका होती है। कह रहा कि मिशन क्या है, साबुन के स्वाच्छीकारक क्रिया में इसकी क्या भूमिका होती है। तो आपको बताया गया जब साबुन जल में घोला जाता है तो यह इसमें ये जो है एक इमल्सन का निर्माण करता है, और वह इमल्सन जब कपड़ों पर पड़ता है, तो जो कपड़े में धूल है, मिट्टी है, कण है, उसकी जो पकड़ होती है धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, और यह मैल या धूल कण कपड़े से निकल जाते हैं, और ये जो है जो आपका ये साबुन है कपड़े को साफ करता है। वही आपका जो है स्वाच्छीकरण में आते हैं। इसमें एक फिगर दिया गया होगा, किस तरह से आपको बनवाया गया था। इस तरह से आपको फिगर बनवाया गया था मिशन में साबुन के स्वाच्छीकरण में। यहाँ पे आपका सोडियम आयन बाहर निकल रहा था, और ये जो थी ये आपकी तेल की बूंदे थी, ये आपका मिशन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 8 का दिया गया है। 8 का एथिल एल्कोहल तथा एस्टिक अम्ल के दो गुणों का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो तब तक ये जो है आप नोट कर लें। हाँ, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के का पे। कह रहा है, देखेंगे 8 का 8 के का में बता रहा है एथिल एल्कोहल और एस्टिक अम्ल के दो गुणों को दर्शाना होगी रासायनिक समीकरण बना करके। तो इसमें करना क्या है आपको, पहले एथिल एल्कोहल का 2 समीकरण, फिर उसके बाद एस्टिक अम्ल का 2 समीकरण आपको दर्शाना है। तो देखिए एथिल एल्कोहल का, तो एथिल एल्कोहल का CH5OH होता है। इसकी क्रिया अगर हम एस्टिक अम्ल से ही करवा दें तो होगा, देखिए CH3COOH। जब इसकी क्रिया इसे करवाएंगे तो आपका बनेगा CH3COO
C2H5 प्लस H2O। ये पहला हो गया। ये है आपका एथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल का है पहला। और दूसरा एथिल एल्कोहल का है, अगर हम एथिल एल्कोहल की क्रिया, अगर हम एथिल एल्कोहल की क्रिया जो है करवाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो हमारा बनेगा C2H5HSO4 प्लस H2SO4। अब देखिए ये आपका यहां आ गया और एक हाइड्रोजन यहां चला गया, तो बचेगा आपका जल। अब इसको उठा लीजिए, तो C2H5HSO4 के फिर जब हम गर्म करेंगे तो बनेगा C2H4 प्लस H2SO4। ये आपका हो गया एथिल एल्कोहल के दो गुण, वो भी रासायनिक गुण हो गए। अब उसके बाद इसी में आपका और दिया गया है एस्टिक अम्ल के भी दो गुण दर्शाने हैं। तो एस्टिक अम्ल का देख लिया जाए, एस्टिक अम्ल के, तो एस्टिक अम्ल में क्या करेंगे, यही समीकरण आप बता देंगे जो पहला वाला है हम कर देंगे। तो देखिए यहां हो जाएगा CH3, ये एस्टिक अम्ल की क्रिया इस बार एथिल एल्कोहल से करवाइए, तब भी आपका बनेगा एक आपका ये बन जाएगा। दूसरा देखिए, अगर हम एस्टिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, ये यहां चला जाएगा, तो आपका बनाएगा सोडियम एसीटेट और जल बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपके हो गए 8 के का, जिसमें एथिल एल्कोहल और एस्टिक अम्ल के दो रासायनिक समीकरण आपको देने थे। इसमें से ज्यादातर तो ये एस्टिक अम्ल का है, ये एस्टिक अम्ल बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एस्टिक अम्ल के 2 रासायनिक गुण या 3 रासायनिक गुण बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो इसको आप बढ़िया से जो है कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 8 का खा दिया गया है। समझाइए कि एक आवर्त सारणी में एक वर्ग और एक आवर्त में परमाणु आकार में परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए हम यहाँ दिया है आपका उत्तर नंबर 8 का खा, कह रहा है जैसे आपका एक दिया है जैसे वर्ग और दूसरा दिया है जैसे आवर्त। तो वर्ग और आवर्त में बता रहा है कि वर्ग और आवर्त में, ठीक है, वर्ग और आवर्त में बता रहा है कि परमाणु आकार में परिवर्तन किस प्रकार का होता है या कैसे इसमें होता है। तो आपको पता है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर हम वर्ग में जब ऊपर जैसे मान लिया जाए हमारा यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हीलियम है, उसके बाद फिर है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें बता रहा है कि अगर हमारा ये जो है एक मान लिया जाए, ये हमारा ऊपर जो लिखे रहती है हमारा वर्ग है, यहाँ जो हमारा होता है ये हमारा आवर्त, जैसे पहला दूसरा आवर्त, और इधर हमारा जो है वर्ग है। तो इसमें बता रहा है कि एक रासायनिक श्रेणी में जो आपका बना हुआ है उसमें ये हमारा वर्ग और आवर्त में जो इसमें दिया गया है परमाणु आकार, तो परमाणु आकार में परिवर्तन किस प्रकार के होंगे। तो देखिए जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, जैसे ऊपर से जैसे ही नीचे जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि तत्वों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती चली जाएगी। यानी वर्ग में जैसे ही ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनके परमाणु क्रमांक बढ़ते चले जाएंगे, और जब परमाणु क्रमांक इनके बढ़ते चले जाएंगे तो इनमें जो परमाणु त्रिज्या होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। लेकिन आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तब भी हमारा परमाणु क्रमांक क्या होगा, तब भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे इनकी जो त्रिज्याएं होंगी वो बढ़ जाएंगी। यही इसका आंसर है, इसको आप जो है
नोट कर लें। अब देखिए दिया है 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आत्मा दिया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए 3 टिप्पणियां दी गई हैं। एक आपका दिया गया है, जैसे पहला आपका दिया गया है, ये है अथवा का उत्तर 8वें का, अथवे का पहला। तो पहला दिया गया आपका प्रतिस्थापन क्रिया। देखिए दिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन क्रिया क्या होता है, ये आपको बताया गया है, पढ़ाया गया क्लास में, कि जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के विलयन में इसको विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो यह आपका होता है जो है प्रतिस्थापन क्रिया या विस्थापन क्रिया कहलाता है। तो इसमें ये आपको परिभाषा लिखना, एग्जाम्पल आपको देना है, जैसे ZnH2SO4, तो बनेगा आपका ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ पे देखिए जो आपका ये जिंक धातु है, ये क्या किया, ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है, इन हाइड्रोजन सल्फेट में से ये जिंक इनको क्या किया, विस्थापित करके इसका स्थान ले लिया और उसको बाहर कर दिया। तो यही होता है विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया। अगला जो दिया गया है दूसरा आपका है, वो दूसरा आपका दिया गया है हाइड्रोकार्बन का आयुपेशी नामकरण। तो हाइड्रोकार्बन का जो आयुपेशी नामकरण जो दिया गया है, देखिए हाइड्रोकार्बन का आयुपेशी नामकरण। तो इसमें देखिए अब हाइड्रोकार्बन का आयुपेशी नामकरण, तो आपको पता है कि ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिसमें से आपका जैसे दिया गया है CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, उसके बाद C2H4 आपका है और C2H2, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब हाइड्रोकार्बन है। अब इनका अगर आयुपेशी नाम बनाए तो जो मेथेन है इनका यही होगा, इसका आयुपेशी नाम ये होगा, इसका जो आयुपेशी नाम होगा वो होगा एथेन और इनका जो होगा वो होगा आपका एथाइन। ये इनका आयुपेशी नाम है। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक क्रिया। तो देखिए अगला जो तीसरा है आपका उत्तर 8 का तीसरा, कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक अभिक्रिया। देखिए योगात्मक क्रिया, अब यहाँ पे जो योगात्मक क्रिया है, योगात्मक का योग होगा जोड़, लेकिन योगात्मक क्रिया आपका पहले चैप्टर में भी दिया गया है, जहां पे रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार दिए गए वहां पर भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है कार्बनिक यौगिकों में जो है योगात्मक क्रिया। तो देखिए कार्बनिक यौगिकों में जो योगात्मक क्रिया है यहाँ पे लिखेंगे कैसे, कि जब कोई असंतृप्त, देखिए जब कोई असंतृप्त यौगिक निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करके संतृप्त यौगिक बनाता है, तो यही हमारा योगात्मक क्रिया कहलाता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे दिया है आपका CH2
ये। अब अगर इसको हम देखें कि ये हमारा क्या है, यह एक असंतृप्त यौगिक है, ये क्रिया करेगा हाइड्रोजन से, तो आपका बनेगा इसकी उपस्थिति में तो बनेगा आपका C2H6 और यह हमारा संतृप्त है। तो यही हमारा हो गया जो है उत्तर नंबर 8 का तीसरा, जो योगात्मक क्रिया क्या है और इसमें इसका जो है समीकरण लिखना है। तो ऐसे जो आपको उदाहरण आएंगे तो इसमें आपको उदाहरण तो लिखना ही लिखना, साथ में उसमें आपको उसकी परिभाषा भी लिखनी है। तो ये रहा आपका जो है खंड खा, ये आपका क्वेश्चन है खंड खा का जो है, जो आपका पूरा हो गया है, इसको आप पूरा कर लें, उतार लीजिए।